हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है वो बायो का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि जीवन अवधि जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि क्या है, और मतलब अलैंगिक जनन के प्रकार देखे हम लोगों ने। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने हम लोगों ने देखा है वो हम लोग रिवीजन मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। तो साथियों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो हम लोगों ने देखा जनन क्या है। जनन जो है वह एक पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। मतलब वो जो है वह एक पीढ़ी को बनाए रखता है। जनन वो एक प्रजाति को खत्म नहीं होने देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि है कि यानी लाइफ टाइम, मतलब जो जन्म लेते हैं, जब से जन्म लिया जाता है तब से लेकर के उसकी जब नेचुरल प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उस समय तक के काल को हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक मतलब जनन के दो प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे ही बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। तो उसमें केवल एक ही जनक मिलते हैं, उससे नए संतति का उत्पादन होता है, वही हुआ। उसके जो होते हैं वो विभिन्न टाइप्स होते हैं, खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, ये सब जो है इनके प्रकार है। तो हम लोगों ने सब देख लिया है, बचा हम लोग को कायिक जनन। तो चलिए कायिक जनन हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो कायिक जनन हम लोग देखेंगे। तो देखिए कायिक जनन, तो पुष्पीय पौधों में कायिक जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, मतलब जो भगवान द्वारा बनाया गया है, ऐसे समझ सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जो समझिए नेचुरल बेसिस है, जो नेचर के द्वारा मिला गया है। और कृत्रिम मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है वो क्या है, बनाया गया है, यानी मानव के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले प्राकृतिक जनन। तो प्राकृतिक जनन देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। प्राकृतिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, यह जनन पौधे को जड़ों द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा तथा पात्र कलिकाओं द्वारा होता है। मतलब प्राकृतिक कायिक जनन में जो है वह चाहे तो वो फिर जड़ द्वारा हो सकते हैं, तना द्वारा हो सकते हैं, पत्तियों द्वारा भी हो सकते हैं, या फिर पत्र कलिकाओं द्वारा हो सकता है। तो इसमें जो है वो विभिन्न टाइप्स के होते हैं। जैसे जड़ों द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से हो जाएगा, तो अनेक काष्ठीय पौधे जैसे कि शीशम, शीशम आप लोगों ने देखे होंगे, अमरूद आदि, मतलब आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका फिगर, अमरूद का और शीशम का आदि के जड़ें जो होती है भूमि के बीच वृद्धि करती है। भूमि के अंदर जो होती है, भूमि मान लीजिए ये भूमि है, इसके अंदर जो है वो क्या है, ये शीशम का पेड़ है। तो इस प्रकार से जो है वो वृद्धि करता है, फिर ग्रो करते हैं ना इस टाइप के, तो फिर इस टाइप से ग्रो करते हैं। तो वो वृद्धि करती है और कई अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है। इन कलिकाओं के प्ररोह उत्पन्न होती है जो नए पौधे का उत्पादन करता है, जो कि क्या करता है, नए पौधों का उत्पादन करता है। तो ये तो है जड़ द्वारा कायिक जनन। अब देखते हैं तने द्वारा कैसे होता है। तो तने द्वारा जो कायिक जनन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो जाएगा अर्धवायवीय तना और दूसरा हो जाएगा भूमिगत तना। तो अर्धवायवीय तना में जो है वो देखिए, पहला अर्धवायवीय तना में जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, या फिर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ऊपरी भूस्तरी। तो ऊपरी भूस्तरी में क्या हो जाएगा कि अनेक पौधे जैसे कि दूब घास, दूब घास आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस टाइप्स के होते हैं ऐसे करके। तो ये दूब घास आदि के जो पौधे होते हैं वो तना भूमि पर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं, जबकि इनकी निचली अपस्थानिक जड़ निकलती है और नए पौधे का विकास होता है। दूब घास आप लोगों ने देखा हो, हर जगह वो मिलते हैं, अपने अगल बगल में देखिए वो जो घासें होती है वो दूब घास। तो उसे आप लोगों ने देखा होगा, वो मतलब क्या होता है कि उसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी पकड़ के खींचे, बस हल्का सा प्रेशर डाल के, तो वो आसानी से निकल जाता है। तो दूब घास में जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो जड़ें होती है वो निकलती है और नए पौधे का विकास करती है। तो ये तो है ऊपरी भूस्तरी में। अब देखते हैं हम लोग आगे भूस्तरी।
भूस्तरीय में देखिए कि जैसे कि पौधे, अरबी के पौधे, अरबी यानी अरुई, अरबी आप लोगों ने देखे होंगे, चमेली इत्यादि पौधे की जो भूमिगत भाग होती है उससे निकल करके कुछ समय भूमि के ऊपर वृद्धि करती है। पहले तो उसको भूमि के अंदर डाला जाता है, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद वो भूमि से ऊपर आकर के और वृद्धि करते हैं, फिर भूमि की सतह से नीचे जाकर के क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। अंत में यह शाखा पौधे से अलग होकर के नया पौधा बनाती है। तो पहले तो ये क्या करता है, ये जमीन के अंदर जाते हैं, फिर वो थोड़ा टाइम के बाद ग्रो करके ऊपर आते हैं, फिर वो भूमि के जो सतह होती है उसके मतलब निचले निचले भाग से जो है वो इस प्रकार से मतलब ग्रो करते हैं। मान लीजिए यहाँ का ये पौधा है, ये मतलब अंदर से ये ग्रो किए, तो फिर यहाँ पर आकर के जो है वो क्या करता है, नया प्लांट को ग्रो करता है, नया जो है वो पौधा बनाता है। अब भूमि तनों द्वारा कायिक जनन, भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन कैसे हो जाएंगे, प्रकंद, कंद ये सब के माध्यम से भूमिगत होते हैं, यानी भूमि के अंदर वाला जो होता है वो। तो प्रकंद में देखिए अदरक, हल्दी आदि प्रकंद के उदाहरण है। अदरक आप लोगों ने देखा होगा, अदरक को जब जमीन के अंदर डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करके बाहर निकलता है। वो एक अदरक से वो कई सारे अदरक निकलते हैं। हल्दी भी का भी वही प्रोसेस है। तो ये सब जो है प्रकंद के उदाहरण है। अग्रस्त व कक्ष अस्थय कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती है, इससे जो है वह नए पौधे का जन्म देती है। तो आप लोगों ने अदरक देखे होंगे, अदरक की रुपाई मतलब उसकी जो फसलें होती है वो भी देखे होंगे आप लोगों ने। तो अदरक में जो होती है वो मतलब नॉर्मली घर के जो लोग होते हैं जो मतलब क्या करते हैं कि अदरक खरीद करके और कहीं मिट्टी में उसको दबा देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और वो बहुत टाइम तक चलते, बस उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो वो आसानी से जो है वह क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बस थोड़ा बहुत पानी जाना चाहिए, ज़्यादा जाएगा पानी तो वो गल जाएगा इस टाइप का। तो अदरक में जो होते हैं वो उसको ज़मीन के अंदर डाल दो, वो सेफ रहेगा और वो जो ग्रो करके और वहाँ पे नए नए पौधे को जन्म देता है। हल्दी के भी देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये सब जो है प्रकंद के उदाहरण हैं। कंद, कंद में आ जाएंगे आलू। आलू की आंखें नए पौधे को जन्म देती है। आप लोगों ने आलू भी देखे होंगे। तो आलू, बहुत सारे आलू ऐसे होते हैं कि जिसको अगर काफ़ी टाइम तक उसको रख ले तो वो क्या करता है, उसकी आंखें जो है वो निकल आती है और उस आँख को जो है वो क्या करते हैं, उस आँख को मतलब एक आलू को दो फाक में काट ले, बस उसकी आंखें नहीं कटनी चाहिए और उस आँख को माटी के अंदर दबा दिया जाए तो उससे जो है वो नए पौधे का विकास होता है। उस आधे आलू से मैक्सिमम आप लोग को 2 3 4 आलू तो निकल ही जाएंगे, मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो ये जो है वो कंद के उदाहरण है। आलू की जो ग्रोइंग होती है, आलू की जो फसलें होती है वो एक आलू की आंखें से ही होती है। तो जितनी आंखें होंगी उतनी आलू होंगी। तो ये जो है वो कंद के उदाहरण है। अब देखते हैं सल्क कंद। सल्क कंद में आ जाएंगे प्याज और लहसुन। प्याज, लहसुन, लहसुन की अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से अगर लहसुन की कली है, ठीक है, एक गुच्छा में ये है, तो इसमें जो है वो इस भाग को हटा करके उसको जमीन के अंदर डाला जाता है। जमीन के अंदर डाल करके और फिर इसको एक कली से जो है एक गोटा लहसुन बनाया जाता है, मतलब एक गोटा लहसुन का उत्पादन होता है। तो का मतलब सल्ककंद और लहसुन जो है वो क्या है, मतलब प्याज और लहसुन जो है वो सल्ककंद के उदाहरण है। और इसे जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसको उपजाया जा सकता है। एक लहसुन के मतलब अगर एक लहसुन में जो बहुत सारे कली होते हैं, बहुत सारे जावा जो होते हैं, अगर उसको पाट पाट करके अगर उसको डाला जाए बस थोड़े से डिस्टेंस में, मान लो यहाँ पे फिर यहाँ पे इस टाइप से, तो उससे एक कली से पूरा एक मतलब एक जो है वह क्या होता है, एक लहसुन बन जाता है, पूरा एक गुच्छा बन जाता है। तो ये सब जो है सल्ककंद के कंद जो हो जाएंगे आलू, और प्रकंद के उदाहरण कौन हो जाएंगे, अदरक और हल्दी। तो ये याद रखिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं। तो देखिए ये जो है आलू आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये आलू है। तो आलू की जो है ये आंखें हैं, ये आंखें हैं, क्या है, ये आंखें है। ये देखिए अगर आलू की आंखें पहले तो नॉर्मली आप लोग को इस टाइप से दिखेंगे, जब उसमें आंखें आएंगी, अगर ये जो आलू है नॉर्मली हर एक आलू में आप लोग को दिखता है, लेकिन जब ये आंखें थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो इस टाइप के दिखेंगे,
इस टाइप से निकले रहेंगे जब ये अंकुरणशील आंखें बन जाती है। तो नॉर्मली आंखें इस टाइप से होती है, लेकिन जब इसमें अंकुरित हो जाती है, जैसे चना को आप लोग भिगो करके रख देते हैं, अगर उसको थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके 2-3 दिन तक रख देते तो उसमें अंकुरन आने लगती है। तो जब वो अंकुरन आने लगती है तो उसी प्रकार आलू में भी अंकुरन होती है। जो अंकुरन भाग होती है उसको अगर जमीन के अंदर डाल दिया जाए तो उससे एक नया आलू बन सकता है और नए पौधे का निर्माण भी होता है। तो मान लीजिए ये 3 जो है वह आंखें दिख रही है, तो इसको हम लोग यहाँ से काट कर अगर 3 जगह डाल दे, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, बस आंखें नहीं कटनी चाहिए। तो इस 3 भाग को अगर जमीन के अंदर डाल दे तो आसानी से हम लोग को आलू प्राप्त हो जाएंगे। वो आधा आलू नहीं, पूरे एक गोल आलू मिल जाएगा। तो ये तो है कंद के उदाहरण। अब देखिए अदरक। अदरक की ये देखिए, ये कलिका है, ये अपस्थिक मूल है, ये पर्वसंधि है, इसको जमीन के अंदर डाला जाता है तो सेम इसी प्रकार से जो है वो क्या है, ग्रो करते हैं। और यहीं से मतलब पहले तो इसकी जड़ें जमीन में जाती है और ये सब जो लेयरिंग दिख रही है आप लोग को, इसी से जो है वो क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है। आप लोग देखिए यहाँ पे जो है वह, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बुलबुल, ये जो है वो ये प्लांट इसी प्रकार से प्याज का भी होता है। और ये देखिए ये पत्ती से है जो है नए पौधे निकल रहे हैं पत्ती से। और भूस्तारिका में ये देखिए भूस्तारिका, इसमें जो है वो क्या है, एक यहाँ पे निकले एक यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे अगर हम लोग कोई प्लांट लगा रहे तो ये मतलब उसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ करके और फिर नया प्लांट का निर्माण करता है। इस टाइप से आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जबकि जंतुओं तथा, हम लोग एनसीईआरटी को भी साथ लेकर के चलेंगे, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों के इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है, मतलब रेगुलर इसको उपयोग में किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे कि ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद यानी सरजोम, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, ये सभी जो है वो नई संतति को पैदा करने में समर्थ रहते हैं। ये संरचना कायिक प्रवर्धन यानी प्रोपेग्यूल कहलाती है। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में 2 जनक भाग नहीं लेते हैं तो इसलिए ये क्या है, अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में क्या है, 2 जनक एक साथ भाग नहीं ले सकते, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, केवल एक ही लेंगे। कोई भी ले, चाहे नर या मादा, दोनों में से कोई एक ही जनक जो है वह इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए हम लोगों ने एनसीईआरटी। अब देखते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो हम लोग की पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है तो इस प्रकार से होती है कि कोई पत्ता है और उसके साइड साइड से जो है वह क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जो है वो पत्ते का निर्माण होता है। तो दूसरा देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, इसके महत्व देखते हैं। इसके द्वारा पौधे के वांछनीय लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। प्राकृतिक है तो इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के सजावटीय व फसली पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। सजावटी यानी सजाने के लिए, और फसली पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। पहले हम लोगों ने देखा प्राकृतिक कायिक जनन, इसके महत्व भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में देखिए, जनन की इस विधि में नए पौधे का उत्पादन नए नए तरीकों से कर सकते हैं। मतलब ये जो है वो इंसान द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक मतलब वो नेचुरल है, वो जैसे धरती पे है उसी प्रकार से। लेकिन कृत्रिम में हो गया कि इंसान जो है वो खुद नए नए तकनीक द्वारा जो है वो इसको ग्रो कराते हैं। तो पहला है रोपण या कलम लगाना, दूसरा है कली लगाना, तीसरा है दाब लगाना, और चौथा है कर्तन या फिर कटिंग बोल सकते हैं, यानी काट करके सूक्ष्म प्रवर्धन। ये 5 तरीके से जो है वह कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं रोपण। तो देखिए रोपण क्या है, रोपण या कलम लगाना यानी जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं। तो इस विधि द्वारा एक ही जाति के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि में 2 भिन्न पौधे की शाखाओं को एक में जोड़ा जाता है। जिस पौधे में किसी शाखा को जोड़ा जाता है उस पौधे को स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। तो कलम लगाना आप लोगों ने देखा होगा, नर्सरी आप लोग गए होंगे तो ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, या फिर आप लोग अपने अगल बगल में भी देखे होंगे कि मतलब अगर आम का पेड़ लगाना हो तो हम लोग जो है वो नर्सरी से उसका कलम खरीद के लाते हैं।
आम का कलम, तब जो कलम होती है वो इस प्रकार से, मान लीजिए ये है पेड़ हम लोग का, और उसकी जो जड़ें होती है वो एक मिट्टी से लेयरिंग होती है और उस पे जो है वो क्या कवरिंग होता है। तो उसमें जो है वो कलम लगाना वो इंसान द्वारा बनाया जाता है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाओं को लेकर के और एक में जोड़ा जाता है, और इस जोड़े को बोलते हैं स्कंदन। तो कलम लगाना या फिर रोपण उसी प्रकार से हुआ कि कोई कलम जैसे बाहर से खरीद कर आए और उसको हम लोग रोप दिए, तो वो ग्राफ्टिंग हुआ। अपने से ग्रो नहीं हुआ, नेचुरली ग्रो नहीं हुआ, ये बाहर से लाया गया है और वहाँ पे जो है वो क्या है, इंसान द्वारा उसको मतलब ग्रो कराया गया है। दूसरा है कली लगाना। कली लगाना जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब के पेड़ अगर आप लोग को लगाना है, गुलाब का पौधा लगाना है, तो क्या करते हैं, उसकी टहनी या फिर उसकी डाली को तोड़ करके और नीचे का लेयरिंग को पतला कर दिया जाता है इस टाइप से। मतलब ये जो है वो एक डाली है और नीचे का नुकीला करके और उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, और उससे जो है वो क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे बनता है। तो वो हो गए कली लगाना। तीसरा देखते हैं दाब लगाना। दाब लगाना मतलब पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित को दाब लगाना कहते हैं। पौधे से जुड़ी हुई जो भी शाखाएं होती है उसकी जड़ें विकसित होती है, तो उसी को ही बोलते हैं दाब लगाना। अब देखते हैं कर्तन या फिर कटिंग, यानी काट करके किसी पौधे को जो है वह विकसित किया जाता है। तो पौधे का ऐसा भाग जो काटने के बाद अपना पूर्ण पौधा विकसित करने की क्षमता रखता है। जैसे मैंने बताया आप लोग को गुलाब का पौधा, तो अगर मान लो गुलाब का पौधा को काट लिया जाए, उसकी टहनी को हम लोग काट लिए और उसको डाल दिए मिट्टी के अंदर, पानी वानी डाल करके लगा दिए, तो वो जो है वो क्षमता रखता है कि अपने कटे हुए भाग से नए पौधे का निर्माण करना। तो ये जो है वो कटिंग हम लोग गुलाब के पौधे से अच्छे से समझ सकते हैं। अब आया हम लोग के पास सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में देखिए, ये पौधे की कोशिका जो होती है उत्तक अथवा अन्य किसी अंग की संवर्धन माध्यम से वृद्धि करा करके क्या करता है, नए पौधे का विकसित करता है। इसी को ही बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या हो गया कि इसमें जो होती है, मतलब कोई भी कोशिका होती है अन्य किसी अंग की संवर्धन माध्यम से वृद्धि कर जाती है, कोई भी अंग से वृद्धि कर जाते, चाहे वो टहनी से हो, डाली से हो, पत्ती से हो, और उससे जो है वो नए पौधे का विकास करता है। तो वो हो गया सूक्ष्म प्रवर्धन। तो चलिए हम लोग का लैंगिक जनन जो है वो समाप्त हुआ। अब देखते हैं लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन क्या है, मतलब वो पहले समझते हैं लैंगिक जनन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में क्या था, केवल एक ही जनक भाग लेते थे, लेकिन लैंगिक जनन में है दो जनक भाग लेंगे, नर और मादा दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी उससे नई संतति का उत्पादन होगा। तो लैंगिक जनन में जो है वो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और उसके फ्यूजन से जो है वह क्या है, युग्मक बनता है, और युग्मक के बनने के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर के नए संतति का उत्पादन करता है। तो जनन है लैंगिक जनन, वह जनन है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले, एक शुक्राणु एक अंडाणु, दो विपरीत वाले इस प्रकार से शुक्राणु रहते हैं और ये हो जाएंगे अंडाणु। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो इस प्रकार से जाइगोट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, तथा ये युग्मनज से भ्रूण विकसित होकर के नई संतति का निर्माण करते हैं। तो पहले जो विपरीत लिंग वाले होते हैं, जैसे नर की जो शुक्राणु होते हैं वो एन होती है और मादा के जो अंडाणु होते हैं वो भी एन होते हैं। जब ये दोनों जो है वह मिल करके युग्मन संलयित होते हैं, तब ये 2n हो जाते हैं, और 2n क्या हो जाएगा, युग्मनज जो होती है वो 2n होती है। तो निर्माण करते इस प्रोसेस को बोलते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के बाद ये देखिए निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन जो हो जाएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, ये अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सेशन बहुत लंबा हो रहा है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जैसा हो आप लोग कमेंट में बताइए। धन्यवाद।